अभी अभी किसी का सांस बंद हुआ है, उसका दिल धड़कना बंद हुआ है, यानी वो मर गया ना, लेकिन वो 4 से 6 मिनट तक क्लिनिकल डेथ में रहेगा। किस डेथ में रहेगा? क्लिनिकल डेथ में, चिकित्सीय मृत्यु में। 4 से 6 मिनट के अंदर में आप सही से सीपीआर कर दीजिएगा, जिसको हम बताने वाले हैं, ये कार्रवाई कर दीजिएगा तो व्यक्ति का सांस और दिल वापस आ सकता है। यदि ये कार्रवाई नहीं किए और उस व्यक्ति को सांस लिए हुए 8 से 10 मिनट हो गया तो व्यक्ति बायोलॉजिकल डेथ में चला गया। और एक बार बायोलॉजिकल डेथ हो जाता है तो ना उसका दिल वापस आएगा, नहीं उसका सांस वापस आएगा, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले आपका ब्रेन का ऊतक मरते हैं, उसके बाद पूरे बॉडी का मरते हैं। तो ब्रेन के सेल को मरने से पहले आप सीपीआर कर देते हैं तो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? एक और घटना है, यदि कोई व्यक्ति ठंडे पानी में डूब करके मर जाते हैं या बर्फ में दब के मर जाते हैं तो उनको हम आधा घंटा से 1 घंटा के अंदर सीपीआर करेंगे तो भी उनका सांस और दिल वापस आ सकता है। लेकिन इस वातावरण में मरेंगे तो उसके लिए टाइमिंग है 4 से 6 मिनट के अंदर में आप सही से सीपीआर कर दीजिए तो पहले की तरह पुनर्जीवित हो सकते हैं। अब देखिए, हम कहीं भी गए, मेला बाजार कहीं घूम रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अचानक आपको लगा कि गिरा हुआ है या तड़प रहा है या कुछ भी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको भीड़ से कहीं साइड में ले जाएंगे। यदि ये घटना आपके घर में हुआ हो और व्यक्ति पलंग पे है, सोफा पे है, गद्दा पे है, उसको नीचे लिटा देंगे, समतल ठोस जगह होना चाहिए, ठीक है। और दाहिने साइड में बैठेंगे। सब कहाँ बैठे हैं? दाहिने साइड में बैठे हैं, क्योंकि अभी तो हमको सीपीआर सीखना है ना। तो दाहिने साइड में बैठे हैं और सबसे पहला काम क्या होता है कि जो व्यक्ति गिरा हुआ है उसको अलर्टनेस चेक करना है। जो व्यक्ति होश में है, इधर बैठिए, देख रहे हैं पीछे। जिनको नहीं दिखेगा दाहिने बाएं हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है खास करके। हाँ, जिनको नहीं दिखा है दाहिने बाएं खड़े हो जाइए। सीपीआर करना आता है, सीपीआर में ये दक्ष है, समझ गए? अभी तो हम लोग ये चेक करेंगे पेशेंट होश में है कि बेहोश में है। अभी हमारा एजेंडा ये नहीं पता कर रहे हैं, होश बेहोश चेक कर रहे हैं। तो होश है कि बेहोश में है कि क्या है, उसको हम चेक करेंगे कोई भी भाषा का प्रयोग करके। हे आर यू ओके? क्या हुआ भाई साहब? हे आर यू ओके? क्या हुआ भाई साहब? मतलब अपने लैंग्वेज में बात करना है, ठीक है। ये कुछ पूछ रहे हैं तो ये अगर होश में रहेगा पेशेंट तो बात करेगा, हाँ भाई हम ठीक है, यहाँ चोट लगा है, यहाँ खून निकल रहा है, तो आप उस कार्रवाई को कर सकते हैं, जो कि बता दिए हैं ना। अब ये इनके बोलने के पूछने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो था ये बोल नहीं रहा है। आप क्या समझिएगा कि बेहोश है, तो तुरंत जैसे ही पेशेंट अनकॉन्शियस पाया जाएगा आपको एम्बुलेंस को अलर्ट कर देना है, एम्बुलेंस का नंबर कॉल कर देना है। और जो घटना हुआ है अपना नाम बताते हुए, नमस्कार सर मैं फलना कुमार, ट्रेंड MFR, एक व्यक्ति दशरथ राम माझी परिसर में गिरा हुआ है जो कि बेहोश है और मैं एक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर उसका उपचार कर रहा हूँ, आप मेरी सहायता के लिए तुरंत पहुंचिए। इसके बाद आपके पास क्या है, समय बहुत कम है, अगला कार्रवाई तो करना है। अब करेंगे तुरंत CAB की जांच। क्या करेंगे? CAB। अब देखेंगे कि ये व्यक्ति जीवित है कि इसका मृत्यु हो चुका है। C पर होता है सर्कुलेशन, और सबसे पहला काम आपका C चेक करना होता है। इधर ध्यान से सुनते रहना है। सर्कुलेशन हम चेक करते हैं उसको पल्स को परख करके। सब लोग को बनवाइए। यदि पेशेंट होश में है तो हम रेडियल पल्स को चेक कर सकते हैं कि दिक्कत कहाँ है। अगर पेशेंट बेहोश है तो बेहोश वाले पेशेंट को हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, जो कि ये ट्रेकिया है ना, इसके दोनों साइड में, इधर भी है इधर भी है। चेक कैसे करेंगे? आप सभी लोग ऐसे कर लीजिए और गर्दन के किसी एक साइड में जहाँ आप गड्ढा है यहाँ पे महसूस करिए, जरा पीछे नहीं धड़कता है, थोड़ा सा पुश करना है, दबाना है, थोड़ा प्रेशर देना। अगर आपको लगता है 2 उंगली से नहीं मिल रहा है तो 3 उंगली कर दीजिए। हाँ, और ऐसे रखिए गड्ढा पे। इससे दोनों तरफ किसी अगर जिनका नहीं चल रहा होगा उनको चेक करने का तरीका गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बैठे हैं उनका पल्स नहीं चल रहा होगा,
नहीं, चल आपको रहा है। चेक करने का तरीका गलत होगा। वो धड़कता है हाँ चल रहा है चल रहा है ना। तो इसको चेक करने का टाइमिंग बहुत कम लेना है, 10 सेकंड में आपको चेक कर लेना है कि इसका सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है, आप 10 मिनट 5 मिनट तक यही चेक कर रहे हैं, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, चला जाएगा। बायोलॉजिकल डेथ में चला जाएगा। सीपीआर करने का टाइम आप पार कर चुके होंगे। तो मात्र 10 सेकंड तक चेक करना है। अगर आपके पास कुछ उपकरण नहीं है चेक करने के लिए, तो हाथ ऐसे रखना है और मन में काउंटिंग करना है, 1001, 1002, 1003, 1004। हर नंबर के पहले 1000 जोड़ देंगे तो सेकंड का जो टाइमिंग होता है वो कवर हो जाएगा। नहीं तो 1 2 3 4 बोलेंगे तो ज्यादा फास्ट ही हो जाएगा ना। तो 1000 का प्रयोग करते हुए हम 10 सेकंड तक चेक करेंगे। अगर उसका पल्स उसका सर्कुलेशन चल रहा है तो क्या सीपीआर देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इसका पल्स चल ही रहा है। तो सीपीआर देने की आवश्यकता क्या है? वो तो जीवित है ना, और जीवित व्यक्ति को हम सीपीआर नहीं दे सकते हैं। अब ध्यान देना है कि सीपीआर अकेला चल रहा है तो पल्स अब्सेंट करना है। पल्स क्या है? अब्सेंट है। सबसेंट है, मतलब इनका पल्स नहीं चल रहा। पल्स क्या है? अब्सेंट है। अब सी के बाद है ए फॉर एयरवे, क्योंकि सीपीआर में हम 2 काम करते हैं, चेस्ट कंप्रेस करते हैं, दूसरा मुंह से मुंह सांस देंगे। और आपका एयरवे ब्लॉक रहेगा तो सांस अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। तो एयरवे को भी खोलना है। तो एयरवे खोलने का 2 तरीका है। एक हेड टील चिन लिफ्ट, ये तो आसानी से खुल जाता है और ये मेडिकली केस में हम प्रयोग करते हैं। यदि ट्रोमा केस है पेशेंट का, ये मजबूती से लॉक हो गया जबड़ा, तो हेड टील चिन लिफ्ट करने से ये जबड़ा नहीं खुलेगा। तो उसका तरीका है जा थ्रस्ट। उसको अपना करके क्या करेंगे, पेशेंट के सिर के पीछे जाएंगे और दोनों के उंगली को धरती में टिका लेंगे। आप सभी लोग ऐसे बनाइए तो अपने हाथ से चारों फिंगर एक साथ, और अंगूठा को फिर छोड़ दीजिए और सर को भी देखते रहना है। ये जो फिंगर है ये जबड़ा के अंदर की तरफ प्रेस करना है डाल करके, और अंगूठा को ठुड़ी पर रख करके बाहर की तरफ प्रेस करना है। ऐसे करने से आसानी से खुल जाता है एयरवे। इतना ही मजबूती से लॉक होगा, ये खुल जाएगा। नहीं इस टाइप से बोल रहा है। हाँ, अपना कोई नहीं खोल सकता है, कोई व्यक्ति दूसरा को नहीं खोल सकता है, ठीक ना। लेकिन ये तरीका बताएं कि यही तरीका रहेगा। ये चारों उंगलियों के साथ अंदर की तरफ प्रेस करना है और अंगूठा को ठुड़ी पर रखकर बाहर की तरफ प्रेस करना है। नहीं तो हम पहले क्या करते हैं, नाक बंद करते थे, चाबी चम्मच घुसाते थे, लेकिन ये करवाई गलत है। 4 थ्रेड करने से आसानी से खुल जाएगा। नहीं विश्वास है तो एक व्यक्ति आइए, तुरंत प्रैक्टिकल हो जाएगा। समय नहीं, जल्दी आइए, जल्दी जाइए, कोई आगे से उठिए। हाँ आइए लेट जाइए आप। पीछे जाएंगे और वही तरीका अपनाएंगे। कस के बंद रखेंगे तब चलेगा। आइए आप अपना कस के बंद करके, कौन है जाइए नहीं भाई, नहीं तो गए है, ये है तो अच्छा ठीक है, ठीक है। मुंह बंद रखेगा बस, और क्या है। जी जी चलिए बैठिए, ये कर लेंगे। अब आपका लास्ट में है बी फॉर ब्रीथिंग। सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। आपको पता हो जाना चाहिए कि जब इसका पल्स नहीं चल रहा है तो सांस भी नहीं चल रहा होगा। लेकिन इसको और कन्फर्म करना है, और आप किसी को सिखा रहे हैं तो CAB सबका जांच करना सिखाएगा ना जी। लेकिन वास्तव में घटना घटा होगा तो तुरंत सर्कुलेशन नहीं चल रहा है, आप ट्रेंड है सीपीआर में, तो सीपीआर करवाई शुरू कर देना है। क्योंकि आपके पास जो समय है 4 से 6 मिनट का ही है ना, और ये भी करवाई बहुत जल्दी करना है। जी जी बिल्कुल। अब जो ब्रीथिंग है यानी जो सांस है उसको चेक करने का तरीका है LLF, लुक, लिसन, फील। देखकर, सुनकर और महसूस करके। पेशेंट के सर के ऊपर एक हाथ रखेंगे और दूसरा हाथ उसके पेट और छाती के बीच में हल्का उठा कर रखेंगे, और अपना कान गाल पेशेंट के नाक के करीब में लेके जाएंगे। यदि वो सांस ले रहा होगा तब पेट उसका ऊपर नीचे होगा तो उसको देख सकते हैं। यदि दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है, तो नाक से जो आवाज आएगा सांस लेने और छोड़ने के दौरान में, उस आवाज को सुन सकते हैं। यदि सुन नहीं रहे हैं, ज्यादा हल्ला हो रहा है, तो जो
सांस छोड़ेगा और आपके गाल पे गरम गरम हवा आएगा, उसको महसूस कर सकते हैं। तीनों में से कोई एक भी क्रिया आपको प्रेजेंट नजर आ रहा है, उसका सांस क्या है? चल रहा है। जब सांस चल रहा है तो व्यक्ति क्या है? जिंदा है। जब जिंदा है तो सीपीआर करेंगे? नहीं सर, नहीं करेंगे। अब इसका सांस नहीं चल रहा है तब सीपीआर करेंगे। नहीं चल रहा है, ब्रीथिंग अब्सेंट, पल्स अब्सेंट, स्टार्ट सीपीआर। अब यहाँ पे आपके पास समय ये करते करते कम से कम 1.5 मिनट हो जाएगा। अब कितना समय बचा? 6 मिनट में 1.5 मिनट आपका चला गया, बचा ना। अब इसी समय में आपको सीपीआर कर देना है। अब कंफर्म हो गए कि अब लास्ट करवाइए सीपीआर, एक अंतिम प्रयास है, उसके दिल और सांस को वापस लाना है सीपीआर के माध्यम से, ठीक ना। दिल का काम क्या था? दिल का काम धड़कना, वो काम अपना बंद कर दिया है और पेशेंट सांस नहीं ले रहा है। तो जो काम से पेशेंट वंचित था, जो इसका काम नहीं हो रहा था, उसका काम अपने हाथ द्वारा जबरदस्ती हम कराएंगे। यही ना करेंगे? आप लोग देखे होंगे कोई गाड़ी चलते चलते रुक जाता है तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं रोड पे, धक्का मार के स्टार्ट करते हैं उसको। इसका भी जो इंटरनल प्रॉब्लम था, मशीन था इसका फेल कर गया है, उसका मशीन का काम अपने हाथ द्वारा जबरदस्ती करवा रहे हैं ना। अब देखिए, चेस्ट को दबाना है, धड़काना है, तो चेस्ट का जो लोकेशन है, कहाँ दबाव डालना है, ये देखेंगे। ये जो इस भाग को बोलते हैं थेरोसिस रीजन। क्या बोलते हैं? थेरोसिस रीजन। इधर 12 हड्डी, इधर 12 हड्डी, इस सबको एक हड्डी बीच में जोड़ रही है, उसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम सबसे नीचे जाएंगे, जहाँ पे आपका छाती खत्म होगा, यानी जहाँ से आपका पेट शुरू होगा, वहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, वहाँ भी एक हड्डी है, उस हड्डी का नाम है जियोफाइट प्रोसेस। क्या नाम है? जियोफाइट प्रोसेस। अब देखिए, वहाँ तक तो चले गए, नोकीला दिख रहा है, वहाँ पे चलेंगे, अपना इंडेक्स फिंगर को उस पॉइंट पे ऐसे खड़ा करेंगे। आप देखना है कि हम सीपीआर दे रहे हैं, उसका उम्र क्या है, उसका एज क्या है, ये देखेंगे। आपको बता दें कि मेडिकल क्षेत्र में पेशेंट को डॉक्टर लोगों ने 3 भागों में बांटा है। अपने इलाज के सुविधा के अनुसार पेशेंट को कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। अभी अभी जो पैदा होगा, अभी से लेकर के 0 से लेकर के 1 साल तक, उस पेशेंट को बोलेंगे इन्फेंट, शिशु, ठीक ना। यानी उसको सांस लेने का दर अलग है, दिल धड़कने का दर अलग है, इसीलिए उसको अलग कर दिया गया है। फिर 1 साल से लेकर के जिसका उम्र 9 साल तक रहेगा, एक समूह के बीच में, उसको बोलते हैं चाइल्ड या बच्चा। उसका भी सांस लेने का रेट अलग है। और जिसका उम्र 9 से लेकर के जितना अधिक दिन तक जिंदा रह सकता है, उस तरह का पेशेंट बोलते हैं एडल्ट या वयस्क। इन सब का सांस लेने का और दिल धड़कने का जो रेट है अलग अलग है, और यही कारण है कि उनको 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है जी सर। अब जो सीपीआर दे रहे हैं, इसका उम्र है 9 से ऊपर, तो क्या है ये? एडल्ट है, सॉरी एडल्ट है और वयस्क है ना। एक अंगुली रख दिए, और वयस्क पुरुष को क्या करेंगे? जहां से अंगुली रखे हैं, 2 अंगुली ऊपर की तरफ लेंगे, मुंह की तरफ क्या करेंगे? 2 अंगुली माप लेंगे, और अपना मास्टर हैंड, जो हाथ अधिक प्रयोग करते हैं किसी काम में, उसको समझिए कि यही आपके लिए मास्टर हैंड है। उस हाथ की हथेली को ठीक बीच वाली हड्डी पर रखेंगे, ना इधर ना इधर। कहाँ रखेंगे? बीच वाली हड्डी पर रखेंगे। रखने के बाद फिर दूसरा हाथ सपोर्टिंग के लिए इस तरह से ग्रिप बनाएंगे। आप सभी लोग एक हाथ से आगे निकालिए, पहले एक हाथ निकालिए, हथेली को आगे निकालना है, और कंधा से लेकर के हथेली पूरा सीधा रखना है। फिर दूसरा हाथ क्या करना है? उसका ऊपर लेकर आइए और फिंगर को लॉक करिए, है ना। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे किया जाएगा। छोड़ दीजिए। अब देखिए, 30 बार हमको दबाना है, हृदय को 30 बार दबाना है, और दबाने का जो गहराई होगा, कितना गहराई तक दबा रहे हैं, ये ध्यान देना है। यदि पेशेंट एडल्ट है तो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में दबाव डाल देना है। दबाते वक्त ये नहीं सोचना है कि जो पेशेंट इसका रिब्स टूट जाएगा, छाती की हड्डी टूट जाएगी। अगर टूटने के डर से आप कम दबाइएगा तो सही से सीपीआर नहीं हो पाएगा, हृदय पर दबाव नहीं पड़ पाएगा,
तो इससे अच्छा कैसे ही छोड़ दीजिए, उसको मरने दीजिए। मान के चलिए कि जो अंगुली है ये छाती की हड्डी है और जो अंगूठा हमारा है वो हृदय है। आप सीपीआर करने बैठे हैं और डर रहे हैं कि इसका छाती का जो हड्डी है टूट जाएगा, इसमें टच हो ही नहीं रहा है, तो सीपीआर सही होगा? इतना दबाइए जो उसका दिल था वो उस पर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, उसका ब्लड निकल करके मस्तिष्क में या पूरे शरीर में जाएगा, फिर छोड़िएगा तो उसमें नया खून भरेगा। यही ना काम करवा रहे हैं। यदि टूट भी जाता है सीपीआर के दौरान तो बाद में उसका प्लास्टर हो सकता है ना, जुड़ जाता है, बहुत बढ़िया नहीं होता प्लास्टर, जुड़ जाएगा, लेकिन टूटने के से कम दबाएंगे तो जिंदा नहीं हो पाएगा। समझ गए ना? तो जो बताया जाता है कि 4 से 5 सेंटीमीटर दबाने पे हृदय में टच होगा, उतना प्रॉपर दबाइए। अब जो दबाने का स्पीड होगा आपका, अच्छा अपना दबा के देखिए कितना दबा रहे हैं आप। देखिए 4 से 5 नहीं, आपका अभी सबका तो सेम ही है ना। अपने से हम नहीं उतना दबा पाए, दूसरा कोई अपना थोड़ी कर पाएंगे। तो शरीर का बनावट दूसरा कोई काफी की तरह ना होगा, तो दबाने में कितना मतलब मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा दब ही नहीं सकता है, दबेगा ही तो हृदय पे ही ना जाएगा भार। चलिए ध्यान दीजिए, जो दबाने का स्पीड होगा आपका 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में 100 से 120 बार की गति में दबा देना है, लेकिन दबाना कितना बार है? 30 बार। ठीक है, दबाइए। लाइट जल रहा है, ये जो लाइट जल रहा है ना वो ब्लड को दिखा रहा है कि जो ब्लड निकल करके मस्तिष्क के ऊपर आ रहा है, इसका सर्कुलेशन शुरू हो रहा है। जैसे ही 30 हुआ तो जो दिल का काम था धड़कना वो कर दिए। अब क्या नहीं हो रहा था, वो व्यक्ति सांस नहीं ले रहा था, तो सांस भी देंगे ना। सांस देने से पहले उसको ठूठी को ऊपर करेंगे। आप सभी लोग ऐसे करके सांस लीजिए, गर्दन झुका कर, अब ऊपर करके सांस लीजिए। आराम किस में लग रहा है? ऊपर वाला में, क्योंकि ऐसे कर देने से आपका ये बेंड हो जा रहा है, वायु मार्ग जो है क्या हो जा रहा है? बेंड हो जा रहा है। इसीलिए पेशेंट का ठूठी को हम उठा देंगे ताकि जो ऑक्सीजन देंगे वो लंग्स तक जाए। यदि बेंड रहेगा तो जाएगा, मुंह में ही फंसा रहेगा सांस। ठूठी उठा दिए और नाक को बंद करेंगे, जो सांस दे नाक के माध्यम से बाहर ना निकले। और एक बैरियर का प्रयोग करेंगे, एक कोई भी कपड़ा उसके मुंह के ऊपर रखेंगे यदि पेशेंट बाहरी है तो, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर बाहरी है इसके पास कोई ऐसा बीमारी है जो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा और हमारे में आ सकता है, तो उससे बचने के लिए कपड़ा रखेंगे। कुछ भी नहीं है, शर्ट खोल के उसके मुंह पर रख करके मुंह से मुंह सांस देंगे। सांस 2 बार देंगे, 2 सेकंड लंबा लंबा, ठीक ना? सांस दीजिए। इस तरह से अब देखिए, जो सांस दे रहे हैं उसको O2 दे रहे हैं कि CO2 दे रहे हैं? माने अधिकतर उसमें O है, O2 है ना। कहने का मतलब है ये पेशेंट जो है 1% भी सांस नहीं ले रहा था, मतलब इस सांस लेने के दौरान 1% ऑक्सीजन नहीं जा रहा था। अब हमने इसको दे रहे हैं कितना ऑक्सीजन? 16% दे रहे हैं ना, क्योंकि इस वातावरण में 21% ऑक्सीजन है और हम सांस लेते हैं तो उतना अपने अंदर ले लेते हैं, और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का काम है। तो हमारा जो शरीर है 21 में से मात्र 5% अपने अंदर अपने काम के लिए रख लेता है, और फिर इसी वातावरण में 16% ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। अब इस पेशेंट को जो दिए कितना गया? 16%। तो कुछ ना कुछ प्राण रक्षक बना इसका। अब 30 बार दबाना है और 2 बार मुंह से मुंह सांस देना है। ये प्रक्रिया आपको 5 बार करना है। 30:2, 30:2 बार दबाना है, उसके बाद फिर 2 बार एयर देना है, 30 बार बता रहे हैं। 5 बार करना है। 30 दबाना है, 2 बार सांस देना है। 30:2 की प्रक्रिया 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद आपका एक सर्कल पूरा होता है, और जैसे ही एक सर्कल पूरा होगा उसके तुरंत बाद आपने जहाँ से पल्स चेक किया था और एब्सेंट पाया था, फिर उस जगह पे पल्स को चेक करना है कि जो हमने अभी सीपीआर दिया, देने के बाद से पल्स आया कि नहीं आया। यदि पल्स आ गया तो आपका सीपीआर सफल हो गया।
यदि पल्स नहीं आया तो फिर ये 30:2 की प्रक्रिया दो सांस देने की जो कार्रवाई है ये लगातार करते रहिए जब तक कि एम्बुलेंस के जो कॉल किए थे वो नहीं आ जाता है। या खुद ये कार्रवाई करते हुए आप अस्पताल में लेकर के चले जाइए। करते करते CPR आप सोच रहे हैं कि 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, ठीक है। अब तुम जानते हैं कि 8 से 10 मिनट बाद बायोलॉजिकल डेथ हो जाता है, बताए थे, अभी बताए हैं ना हम। लेकिन ये कार्रवाई 30:2 की चालू रहेगी, कार्रवाई होती रहेगी, तो पेशेंट क्लिनिकल डेथ में ही रुका रहेगा, वो बायोलॉजिकल डेथ में नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे ही गैप करिएगा, तो जैसे ही टाइम हो जाएगा 8 से 10 मिनट गैप हुए, तो बायोलॉजिकल डेथ में चला जाएगा। क्लियर है? ये था एडल्ट का CPR। कारण कुछ भी हो, चाहे उसको सांप काट ले, चाहे वो धुआं से दम घुट के मर जाए, चाहे हार्ट अटैक करके वो मर जाए, ठीक ना, कारण कुछ भी हो, अगर किसी व्यक्ति का सांस नहीं चल रहा है, दिल नहीं धड़क रहा है, तो उसको जीवित करने के लिए अंतिम प्रयास CPR ही है। क्लियर है? अब देखिए बच्चा को, जिसका उम्र 1 से लेकर के 9 बरस के बीच में है और उसका सांस नहीं चल रहा है, उसका पल्स नहीं चल रहा है, तो उसको CPR कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है। उसको क्या करेंगे? इंडेक्स फिंगर रखेंगे जियोफाइट प्रोसेस पे। आप सब से भी चेक कर लिए हैं, लास्ट कार्रवाई का CPR करने बैठे हैं। 2 उंगली ऊपर नाप लिए, मास्टर हैंड को बीच वाली हड्डी पर रख दिए और एक हाथ अपने पीठ पर रख लेना है। ठीक, रखने के लिए हम नीचे भी रख सकते थे, लेकिन शरीर का आधा भाग एक हाथ पे जाएगा, आधा भाग एक हाथ पे जाएगा ना। और ऐसे करने से पूरा भाग कहाँ जाएगा? एक हाथ पे, और हाथ कहाँ है? चेस्ट के ऊपर। अब 30 बार इसको भी दबाएंगे, लेकिन इसका जो दबाने का गहराई होगा 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में दबाव डालना है। लेकिन स्पीड वही होगा, 60 सेकंड में 100 से 120 बार की गति में दबाना है, लेकिन 30 बार ही दबाना है। फिर ठुड्डी ऊपर करना है, साफ कपड़ा मुंह के ऊपर रखना है, नाक बंद करना है, 2 सेकंड 2 बार लंबा लंबा सांस देना है। फिर 30 बार दबाएंगे, फिर 2 बार सांस देंगे। इसको भी सेम प्रोसेस है, 30:2 5 बार करना है। फिर पल्स को चेक करना है कि पल्स आया कि नहीं आया, एम्बुलेंस का इंतजार करना है। एम्बुलेंस आने में लेट कर रहा है तो ये कार्रवाई आप गाड़ी में करते हुए अस्पताल लेकर चले जाइए। अब देखिए, जो शिशु है, ये इसका जन्म हुआ, ये सांस नहीं ले रहा है, 1.5-2 मिनट हो गया, इसको हम क्या करेंगे? हिला डोला करके चेक करेंगे। जिस तरह से थपकी लगा रहे थे ना डॉक्टर में, इसको क्या करेंगे? गुदगुदी लगाएंगे पैर में। अगर कुछ नहीं हो रहा, हरकत कर रहा है, तो ब्रेकियल पल्स को चेक करेंगे, क्योंकि इसका गर्दन छोटा है, इसका एरोइड पल्स नहीं मिल पाएगा। केहुली के ऊपर जो पल्स होता है उसको बोलते हैं ब्रेकियल पल्स। वहां पे चेक करेंगे। अगर इसका पल्स नहीं चल रहा है तो क्या समझेंगे? ये डेथ कर चुका है। और लास्ट प्रक्रिया क्या है? CPR करना। यदि इसको CPR करना हो तब इन दोनों उंगली से, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के माध्यम से दोनों निपल के बीच में एक रेखा मान करके ठीक बीच में 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई में दबाव डालना है। सभी लोग ऐसे करिए, सभी लोग। आप समझ नहीं रहे? समझ रहे हैं सर। कहाँ समझ रहे? कौन सा उंगली निकाल रहे? मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, रिंग। इन्हीं दोनों उंगली के मदद से क्या करना है? शिशु को CPR देना है। नीचे रख के भी और ज्यादा नहीं, फिर गलत है। ये वाला नहीं, बीच वाला। अच्छा, इसका भी क्यों करने का पर्पस है, आवाज नहीं। बात दोनों उंगली से हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक साथ करने से ना इनका बरोबर हो जाता है हाइट, ठीक ना। ऐसे करेंगे तो बरोबर नहीं हो पाएगा, लेकिन इन दोनों को करने से बराबर हो जाता है और आसानी से हम CPR दे सकते हैं। इसका भी स्पीड वही है, 60 सेकंड में 100 से 120 बार की गति में दबाना है, 30 बार ही दबाना है। और इसका जो गहराई है 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई में दबा डालना है। अब आया बात सांस देने का, तो सांस देना होगा इसका नाक और मुंह अपने मुंह में कवर करके छोटा छोटा पफ मारना है। जिस तरह से चाय पीने से पहले मारते हैं ना,
उस तरह से फूंकना है ब्रेथ। समझ गए हैं? नाक और मुंह अपने मुंह में कवर कर लेंगे। ना छोटा है तुम छोटा है ना? छोटा है नहीं। दो बार हाँ। अब सीपीआर किसको नहीं देंगे? यदि कोई व्यक्ति 2 घंटा 3 घंटे से मरा हुआ है, बायोलॉजिकल डेथ में चला गया, तो सीपीआर देने से कोई फायदा है? नहीं सर। नहीं है। यदि जिसका डेड बॉडी सड़ गया उसको सीपीआर देने से फायदा है? उसको सीपीआर नहीं सकते। हाँ। अगर किसी का धड़ गर्दन अलग हो गया है उसको सीपीआर नहीं दे सकते हैं। अगर कोई मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ हो, सड़ा हुआ, स्टिल बर्थ हुआ है, उसको सीपीआर नहीं देंगे। क्लियर है? सीपीआर सर भी क्वेश्चन